नमस्कार। चार बड़ी खबरों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं भागीरथ साहू। चलिए आपको बता दें आज क्या कुछ होंगी वो कौन सी चार बड़ी खबरें। पहली बड़ी खबर होगी एमपी बीजेपी में बदलाव की सुगबुगाहट। कोर कमेटी की आज दिल्ली में होगी बड़ी बैठक। मिशन 2023 सहित कई अहम मुद्दों पर होगी चर्चा। और दूसरी बड़ी खबर होगी धार्मिक स्थलों से उतारे गए 11,000 लाउड स्पीकर। सीएम योगी ने कहा आस्था का सम्मान पर दूसरों की परेशानी स्वीकार्य नहीं। तीसरी बड़ी खबर होगी उत्तराखंड दौरे पर जाएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। 3 मई को यमकेश्वर के गुरु गोरखनाथ पीजी कॉलेज के समारोह में करेंगे शिरकत। अपने गुरु महंत अविद्यानाथ की प्रतिमा का करेंगे अनावरण। और चौथी बड़ी खबर होगी देवभूमि के पहाड़ों को लगी नजर, नहीं बुझ रही जंगलों की आग। नैनीताल से लेकर सितारगंज तक जलकर खाक हुई वन संपदा। चलिए अब शुरू करते हैं विस्तार से बड़ी खबरों का सिलसिला। पहली बड़ी खबर विस्तार से। मध्य प्रदेश बीजेपी की अहम बैठक आज दिल्ली में है। सीएम शिवराज सिंह चौहान आज दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। दिल्ली में बैठक के दौरान कई अहम फैसले लिए जा सकते हैं, साथ ही संगठन के स्तर पर भी बदलाव हो सकता है। सबसे ज्यादा चर्चा मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर है। प्रदेश में 4 मंत्रियों के पद खाली हैं, इसे लेकर भी बीजेपी नेतृत्व के साथ चर्चा हो सकती है। प्रदेश बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक में कई बड़े फैसले लेने की तैयारी की जा रही है। बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक इसलिए भी अहम मानी जा रही है क्योंकि 22 अप्रैल को अमित शाह प्रवास पर आए थे। इस दौरान उन्होंने बड़े नेताओं और मंत्रियों की बैठक ली थी। माना जा रहा है कि प्रदेश संगठन की होने वाली इस बैठक में बड़े पदाधिकारी भी शामिल होंगे। साथ ही नॉन परफॉर्मिंग मंत्रियों की छुट्टी भी की जा सकती है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता मोहम्मद ताहिर खान से। ताहिर, जिस तरह से आज बड़ी बैठक होने जा रही है और 4 मंत्रियों की पोस्ट अभी खाली है मध्य प्रदेश में कैबिनेट में मंत्रियों की लिस्ट में, तो क्या माना जाए आज जो बड़ी बैठक होगी इसमें संगठन को लेकर क्या कुछ दिशा निर्देश दिए जा सकते हैं, क्या कुछ संगठन में बदलाव हो सकता है और मंत्रियों की जो अभी खाली जगह बाकी है उसमें कौन कौन सी ऐसी जगह है जो मंत्रियों की खाली जगह है वो भरी जाएंगी और या भरी जा सकती हैं, और कौन कौन से विधायक हैं जो मंत्री बन सकते हैं अब? साफ तौर पर भागीरथ आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी आगामी दिनों में कई बड़े फैसले लेने की तैयारी में है। इसी के मद्देनजर गुरुवार यानी आज दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के जो कोर ग्रुप की जो बैठक है वो जारी है। उसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी शामिल हैं और जो वी.डी. शर्मा प्रदेश अध्यक्ष भाजपा के हैं वो शामिल हैं। डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा गृह मंत्री जो है वो उस बैठक में मौजूद है और इस बैठक में शिवराज कैबिनेट में फेरबदल और विस्तार पर फैसला हो सकता है। जो जोबट से विधायक है सुलोचना रावत, उनको कहीं ना कहीं मंत्री बनाया जा सकता है। इसको लेकर वहां पर मंथन होगा कि जो सुलोचना रावत है कुछ दिन पहले ही कांग्रेस छोड़कर भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ी थी और उन्होंने जीत हासिल की थी। उसके बाद अब उनको मंत्री बनाए जाने का प्रयास लगाए जा रहे हैं। आज जो बैठक हो रही दिल्ली में कोर ग्रुप की उसमें उनको मंत्री बनाए जाने का फैसला लिया जा सकता है। और सुलोचना आदिवासी नेता है इसलिए उन्हें कैबिनेट में जगह देकर आदिवासियों को साधने की कोशिश कहीं ना कहीं होगी। तो ये एक बड़ी अहम चीज है कि सुलोचना रावत को मंत्री बनाया जाएगा, कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया जाएगा और विभाग का अभी कुछ नहीं कह सकते कि उन्हें कौन सा विभाग दिया जाएगा, लेकिन उनको मंत्री बनना लगभग तय माना जा रहा है इस बैठक से। जी मोहम्मद ताहिर, इसके अलावा संगठन में क्या कुछ बदलाव हो सकते हैं और जो नॉन परफॉर्मिंग मंत्री है उनको भी हटाया जा सकता है, ऐसी भी खबरें सामने आ रही हैं। जी, भाजपा की कोर ग्रुप की बैठक इसलिए भी अहम मानी जा रही है क्योंकि 22 अप्रैल को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भोपाल के प्रवास पर आए थे। उन्होंने प्रदेश के बड़े नेताओं व मंत्रियों की बैठक ली थी। इसके बाद अब कोर ग्रुप की बैठक दिल्ली में आज आयोजित हो रही है। इसमें पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और संगठन के जो महामंत्री है BL संतोष के अलावा मुख्यमंत्री चौहान भी मौजूद है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया इस बैठक में शामिल होंगे। इससे पहले जो गुरुवार यात्रा पर जा रहे थे तो सारी जो चीजें हैं वो एक साथ ग्रुप में शामिल हो रहा था। कई जो संगठन जो उन्हें पिछले शुक्रवार को बैठक हुई थी भोपाल में, उसमें अमित शाह को जो काम संतोषपूर्ण नहीं लगे उनको जो संगठन है वहां पर वो बदलाव कर सकते हैं। ये एक बड़ी चीज दे रही है। जो नॉन परफॉर्मेंस मंत्री हैं उनकी भी छुट्टी कहीं ना कहीं देखने को मिल सकती है। सूत्रों की माने तो अगले साल विधानसभा चुनाव के मद्देनजर जो बैठक है उसमें एक बड़ा फैसला हो सकता है। इस दौरान सरकार मंत्री संगठन और प्रदेश पदाधिकारी को परफॉर्मेंस पर मंथन करेगी और नॉन परफॉर्मिंग मंत्रियों की जो है वो छुट्टी करने पर भी फैसला लिया जा सकता है। बताया जा रहा है कि जो अगर हम सूत्रों की माने तो जो जनजातीय कल्याण मंत्री है मीना सिंह और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभाराम चौधरी हैं, उनकी परफॉर्मेंस कहीं ना कहीं बेहतर नहीं लग रही है। तो लिहाजा दोनों मंत्रियों के विभाग में भी फेरबदल पर विचार हो सकता है। जी
बिल्कुल, तो आपने कहा जो नॉन परफॉर्मिंग मंत्री है, उनके छुट्टी भी हो सकती है या उनके विभागों को बदला भी जा सकता है और संगठन में भी कुछ बदलाव देखने को मिलेंगे। अगले साल मध्य प्रदेश में चुनाव है और कुछ चीजें ऐसी हैं मध्य प्रदेश में जो अक्सर विपक्ष की पार्टी सत्ता पक्ष को घेरती रहती है, चाहे वो महंगाई हो या फिर अभी जो हाल ही में मध्य प्रदेश में कुछ शहरों में हुए दंगे हों। क्या इसको लेकर भी किसी तरह की रणनीति की कैसे मीडिया के सामने जो पदाधिकारी है वो सामने आए या मंत्री सामने आए कि क्या कुछ स्टैंड होना चाहिए, इसको लेकर भी किसी तरह के खास दिशा निर्देश इस मीटिंग में दिए जाएंगे? मुझे लगता है कि हमारा संपर्क उनसे टूट गया है। तो आज दिल्ली में एक बड़ी बैठक है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस बैठक में शामिल होंगे और इस बैठक में संगठन में और सरकार में क्या कुछ फेरबदल हो सकता है, ये तो मीटिंग के बाद सामने आएगा, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि संगठन में कुछ बदलाव देखने को मिलेंगे और सरकार में भी जो नॉन परफॉर्मिंग मंत्री है उनको हटाया जा सकता है या फिर उनके विभाग को बदला जा सकता है। और साथ ही जो 4 मंत्रियों की अभी जगह खाली है, मतलब कि मध्य प्रदेश सरकार में अभी 4 मंत्री और बनाए जा सकते हैं, इसको लेकर भी कुछ नाम सामने हैं जिनको विधायक से मंत्री बनाया जा सकता है। अगली बड़ी खबर आपको बता रहे हैं विस्तार से। लाउड स्पीकर पर शोर कम। यूपी में सीएम योगी के आदेश के बाद लाउड स्पीकर उतारे जा रहे हैं। अब तक 11,000 लाउड स्पीकर मंदिर और मस्जिद से उतारे जा चुके हैं और 35,000 लाउड स्पीकर की आवाज कम कराई जा चुकी है। इस बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आस्था का पूरा सम्मान है, इसमें सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं, लेकिन इसका सार्वजनिक रूप से भोंडा प्रदर्शन कर दूसरों को परेशान किया जाए, ये स्वीकार्य नहीं। मुख्यमंत्री ने ये बातें बुधवार को प्रदेश भर के फील्ड अधिकारियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के संबोधन के दौरान कही। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को ईद व अक्षय तृतीया के मौके पर ज्यादा सतर्कता और संवेदनशीलता बरतने की हिदायत भी दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि लोकतंत्र में संवाद का बड़ा महत्व है, इससे ही धार्मिक स्थलों पर लगे अनावश्यक लाउड स्पीकर हटवाने में सफलता मिली है। सौहार्द के साथ हमने ऐसा करके एक उदाहरण पेश किया है। सभी धर्मगुरुओं से आगे भी संवाद जारी रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि नए स्थलों पर लाउड स्पीकर लगाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। तो लाउड स्पीकर को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से योगी आदित्यनाथ की तरफ से अधिकारियों और अफसरों को दिशा निर्देश दिए गए हैं और कहा गया है कि जो लाउड स्पीकर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से उसकी तीव्रता को तय किया गया है, उस तीव्रता को मेंटेन किया जाए और जहां जहां से लाउड स्पीकर को हटाना है, जो बिना परमिशन के लगाए गए, उसको हटाया जाए। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं यूपी एडिटर अखिल सिद्दीकी। अखिल, जिस तरह से लाउड स्पीकर को लेकर उत्तर प्रदेश में सियासत गर्म है, लेकिन जो एक आदेश दिया है योगी सरकार ने कि जहां पर भी बिना परमिशन के लाउड स्पीकर लगाए गए उसको हटाया जाए और जो लाउड स्पीकर की आवाजें हैं वो धर्मस्थल के परिसर में रहे, बाहर ना जाए, ताकि कि दूसरे लोगों को इससे परेशानी ना हो। अब उसका असर यहां पर दिखाई दे रहा है। जमीनी स्तर पर अफसर, ऑफिसर, सब अधिकारी इस जो आदेश दिया गया योगी आदित्यनाथ की तरफ से उसका पालन करवाने में लग गए हैं और अभी तक उत्तर प्रदेश में 6,000 से ज्यादा लाउड स्पीकर को हटा दिया गया है धर्मस्थलों से। देखिए, निश्चित तौर पे इस मामले में दोनों तरफ से, ऐसा नहीं कि एक ही धर्मस्थल से, यानी दोनों धर्मस्थलों से जो धर्म गुरु है वो सहयोग करते नजर आ रहे हैं। हालांकि देखिए, लाउड स्पीकर हटाने के मामले में एडीजी एलओ जो है प्रशांत कुमार का बयान भी सामने आया कि 10,923 धार्मिक स्थलों से लाउड स्पीकर को हटाया गया है और जिसमें 35,221 लाउड स्पीकरों की आवाज को कम की गई उत्तर प्रदेश में। ये अच्छी बात है कि लोगों को आवाज जो पहले दरी बहुत तेज की जाती थी वो बहुत कम कर दी गई है। इसके अलावा अगर बात करें तो अभियान में धर्मगुरुओं का साथ मिल रहा है, ये भी पुलिस प्रशासन कह रही है। लखनऊ की अगर केवल बात करें तो 2395 जो लाउड स्पीकर है उसे हटा दिया गया है। इसके अलावा लखनऊ में ही 7,397 लाउड स्पीकरों की आवाजें कम की गई है। ये अभियान 30 अप्रैल तक जारी रहेगा, ये भी अधिकारियों ने कहा है। दोनों त्योहारों में या ईद में और अक्षय तृतीया को मौके पर भी ज्यादा सतर्कता बरतने के लिए प्रशासन को अलर्ट कर दिया गया, हिदायत भी दी गई। हालांकि देखिए, मुख्यमंत्री ने कहा लोकतंत्र में संवाद का बड़ा महत्व है। ऐसे ही धार्मिक स्थलों पर जो लगे आवश्यक जो तरीके से जो लाउड स्पीकर है उसे हटाने में सफलता मिल रही है। ये एक बड़ा मैसेज मुख्यमंत्री ने भी दिया कि समुदाय के साथ साथ हमने ऐसा
करके एक उदाहरण पेश जरूर उत्तर प्रदेश ने किया है। और सभी धर्मगुरुओं के आगे भी संवाद जारी रहेगा, वो मिलकर आगे आए हैं। तो जी। एक उत्तर प्रदेश ने एक मुकाम हासिल जरूर किया है, इससे एक मैसेज जाता है और कहीं ना कहीं देश के अलग राज्यों में भी इसका फायदा होता नजर जरूर आएगा। ये बिल्कुल। मैसेज एक जरूर है। देखिए एक सर्वे हुआ था, उस सर्वे में जरूर पूरे हिंदुस्तान में ये कहा गया था कि जिस सर्वे में लोगों के 100% में लोगों के 40% लोगों के कानों को दिक्कत हो सकती है, यानी कान की बीमारी सबसे तेजी होगी। हर एक दूसरा आदमी एक कान से बहरा हो सकता है। ये ध्वनि को लेकर ही ये सर्वे आया था, जो जांच आई थी। तो उस रिपोर्ट के आधार पर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में सबसे पहले बड़ा काम ये हुआ कि लाउड स्पीकरों की आवाजों को कम किया गया है, लाउड स्पीकर ध्वनि उतारे गए हैं, डीजे पर भी कार्रवाई की जा रही है कि तेज आवाज में डीजे नहीं बजा सकते। शादी ब्याहों में भी देखिए बहुत ही कंट्रोल किया गया है। और ऐसे में देखिए उत्तर प्रदेश के साथ साथ देश की अगर हम बात करें तो बहुत से लोग ऐसे हैं जो कान में बहुत तेज आवाज सुनते सुनते अब लोगों को अगर धीरे में कोई बगल में कोई बोल के निकलता है तो नहीं सुन पाता है। तो कहीं ना कहीं कान की बीमारी बहुत तेजी से चल भी रहा था। तो ऐसे में ये जो पहल हुई है, इससे कहीं ना कहीं उस बीमारी पर भी रोकथाम किया जा सकता है आराम से। डॉक्टर की अगर बात करें, डॉक्टर भी इस बात को कह रहे हैं कि जब लोग तेज ध्वनि में चाहे टीवी सुनते हो, देखते हो, टीवी के साउंड को तेज करते हैं या मोबाइल में तेज सुनते हैं या हेडफोन लगा के तेज आवाज से सुनते हैं तो उससे कान की बीमारी होती है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं लाउड स्पीकर की जब उतारना और ध्वनि को कम करना या ध्वनि को कम सुनना, इससे कहीं ना कहीं उस पर भी बीमारी से लोग बचेंगे। बिल्कुल तो अखिल, लेकिन जब ये आदेश सरकार की तरफ से दिया गया था, क्योंकि उत्तर प्रदेश पूरे भारत में सबसे बड़ा राज्य है, 20 करोड़ से ज़्यादा इसमें पॉपुलेशन रहती है और अक्सर यहाँ पर धार्मिक टकराव देखने को भी मिला है। तो एक सवाल ये ज़रूर था लोगों के मन में कि इतना बड़ा फैसला कि जहाँ पर धर्म के नाम पर अक्सर दो समाज आपस में टकराते हुए दिखाई देते हैं और सरकार की तरफ से इस तरह का जो आदेश जारी किया गया उसको फिर कैसे लागू किया जाएगा ज़मीनी स्तर पर। लेकिन मैं यहाँ पर प्रशासन और सरकार की तारीफ करूँगा कि बड़े ही सौहार्दपूर्ण तरीके से इस आदेश का पालन करवाया जा रहा है और वहाँ की जनता को भी और वहाँ के सभी धर्मगुरुओं को मैं धन्यवाद करना चाहूँगा, स्वदेश न्यूज़ की खासकर स्वदेश न्यूज़ की तरफ से, कि उन्होंने भी इस जो अभियान में अपनी सहभागिता रखी है और पूरे सौहार्दपूर्ण तरीके से इसका पालन किया जा रहा है। निश्चित तौर पर देखिए ये एक अच्छी बात रही कि यहाँ के चाहे वो हिंदू धर्म गुरु हो चाहे मुस्लिम धर्म गुरु, ये उत्तर प्रदेश में देखने को मिला है कि कोई भी आदेश हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट का आदेश हो, हाई कोर्ट का हो या खुद मुख्यमंत्री का एक आदेश रहा हो, उसे कहीं ना कहीं पालन कराया गया। इसमें लोगों ने सहयोग भी किया है। ये एक मिसाल उत्तर प्रदेश ने जरूर इस बात कायम किया है कि लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। लोगों को लगता है कि ऐसा नहीं कि कार्रवाई एक तरफ हो रही है, दोनों तरफ हो रही है और दोनों लोग सहयोग कर रहे हैं। तो इससे एक मैसेज जाता है, लोग यहाँ भी चाहते कि नहीं शांतिपूर्वक चीजें शांतिपूर्वक रहे, लड़ाई दंगे जलन ना हो। इसके उत्तर प्रदेश में 5 साल पहले भी जो मुख्यमंत्री ने दावे किए कि दंगे नहीं हुए, कम हुए, और इसके अलावा कहीं ना कहीं सौहार्द जो है। जी बिल्कुल अखिल, जो सौहार्द है, सौहार्दपूर्वक इस अभियान को चलाया जा रहा है और जो सरकार की तरफ से दिशा निर्देश दिए गए और जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से लाउड स्पीकर को लेकर जो एक मानक तय किया गया है उस मानक का भी यहाँ पालन कराया जा रहा है। और यही वजह है कि जैसा आपने बताया कि अभी तक 10,000 से ज़्यादा लाउड स्पीकर्स को हटा दिया गया है उत्तर प्रदेश में धार्मिक स्थलों से। और सभी सिर्फ एक पक्ष नहीं, किसी सिर्फ एक धार्मिक स्थल पर यह कार्रवाई नहीं हो रही है, बल्कि सभी धर्म स्थलों पर इसको कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। और पुलिस प्रशासन की तारीफ करनी चाहिए, प्रशासन के अधिकारियों की तारीफ करनी चाहिए कि बड़े ही समझदारी से इसका पालन करवाया जा रहा है और जो धर्म गुरु है उन सब की सहभागिता इसमें बहुत अच्छे से दिखाई दे रही है और सभी समाज के लोग इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा भी ले रहे हैं और सभी लोग इसमें आगे आ रहे हैं कि जो एक सौहार्द बना रहे और जो आदेश सरकार की तरफ से जारी किया गया उसका भी पालन करवाया जा रहा है। बहुत ही अच्छी बात है यहाँ पर। अखिल, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। और अगली तीसरी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं विस्तार से। उत्तराखंड जाएंगे सीएम योगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 3 मई को 3 दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड जाएंगे। उत्तर प्रदेश में लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री बनने के बाद वो पहली बार उत्तराखंड आ रहे हैं। कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने योगी आदित्यनाथ के प्रस्तावित दौरे की पुष्टि की। उन्होंने बताया कि 3 मई को पौड़ी जिले के यमकेश्वर ब्लॉक में बिथियाणी स्थित गुरु गोरखनाथ महाविद्यालय में आयोजित समारोह में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने गुरु अवैधनाथ की प्रतिमा का लोकार्पण करेंगे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी उनके साथ उपस्थित रहेंगे। तो योगी आदित्यनाथ उत्तराखंड जाएंगे। यमकेश्वर में गुरु गोरखनाथ महाविद्यालय में आयोजित समारोह में
शामिल होंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ अपने गुरु अवैधनाथ की प्रतिमा का लोकार्पण करेंगे। 3 मई को उत्तराखंड जाएंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तराखंड जाएंगे 3 मई को। 3 दिवसीय ये उनकी उत्तराखंड की यात्रा रहेगी। उत्तर प्रदेश में लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार उत्तराखंड जाएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और कैबिनेट मंत्री उत्तराखंड के डॉक्टर धन सिंह रावत ने योगी आदित्यनाथ के प्रस्तावित दौरे की पुष्टि भी की है। उन्होंने बताया कि 3 मई को पौड़ी जिले के यमकेश्वर ब्लॉक में बिथियाणी स्थित गुरु गोरखनाथ महाविद्यालय में आयोजित समारोह में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने गुरु अवैधनाथ की प्रतिमा का लोकार्पण करेंगे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी उनके साथ उपस्थित रहेंगे। तो 3 दिवसीय ये दौरा रहेगा और दूसरी बार मुख्यमंत्री बनने के बाद योगी आदित्यनाथ का उत्तराखंड में ये पहला दौरा रहेगा और 3 दिन रहेंगे उत्तराखंड में। और इसकी पुष्टि उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने इसकी पुष्टि की है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं देहरादून ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता से। अवनीश जी, दूसरी बार मुख्यमंत्री बनने के बाद योगी आदित्यनाथ का पहला ये उत्तराखंड दौरा है, वो भी 3 दिवसीय दौरा रहेगा। विस्तार से जानना चाहेंगे कि पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन क्या कुछ उनके कार्य रहेंगे, किस तरह का दौरा रहेगा। देखिए भगीरथ, अगर बात करें योगी आदित्यनाथ की तो यहाँ पर जो गोरखनाथ विश्वविद्यालय वहाँ पे जो है जो उनके जो गुरु हैं गुरु अद्वैत जी, तो उनकी एक प्रतिमा है, उसके अनावरण के लिए योगी आदित्यनाथ वहाँ पे पहुंच रहे हैं। और क्योंकि यहाँ पर जो है 4 धाम यात्रा भी शुरू होने वाली है, 3 दिन से दौरा है उनका। और कहीं ना कहीं जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है 6 तारीख को केदारनाथ के कपाट खुलने वाले हैं और खुद प्रधानमंत्री का भी यहाँ पे कयास लगाए जा रहे हैं कि हो सकता है प्रधानमंत्री भी वहाँ पे पहुंचे। तो तमाम चीजों को जो, परंतु जिस तरीके से अगर बात योगी आदित्यनाथ की करें तो योगी आदित्यनाथ का 3 दिवसीय दौरा है, वो वहां पर जो है भ्रमण करेंगे, पूजा अर्चना करेंगे और साथ में जो है आम लोगों से भी मिलेंगे। साथ में जिस तरीके की वहां पर अगर बात करें 4 धाम यात्रा पे, उस पे भी जरूर कहीं ना कहीं वो जो है यहाँ पे 4 धाम यात्रियों के साथ वो मुलाकात जरूर कर सकते हैं। जी बिल्कुल। और योगी आदित्यनाथ का मैं अगर एक फैन फॉलोइंग की बात करूं मैं, क्योंकि राजनीति में फैन फॉलोइंग का थोड़ा दूसरी तरह से इसको लिया जाता है, क्योंकि अक्सर हमने इसको देखा है, बॉलीवुड में देखा है, लेकिन योगी आदित्यनाथ जिस तरह से एक उभरते हुए पूरे देश में एक नेता है और उनको पसंद करने वाले उत्तराखंड में भी हैं। और यही वजह है कि जब चुनाव था तो योगी आदित्यनाथ भी वहाँ गए थे और उन्होंने प्रचार प्रसार भी किया था वहाँ पर। तो इसको लेकर वहाँ पर क्या कुछ वहाँ के लोगों में, अगर योगी आदित्यनाथ का ये 3 दिवसीय दौरा रहा है तो हम सरकार की बात करें, सरकार को लेकर वहाँ पर क्या रिएक्शन है और वहाँ की जनता को लेकर भी किस तरह से क्या रिएक्शन आप देखते हैं? भगीरथ, देखिए इसमें कोई दोहराई नहीं है कि कहना उचित भी नहीं होगा कि जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ की छवि है और कई लोगों की अगर मन की धारणा बात करें तो उनको भावी प्रधानमंत्री के रूप में भी जो है यहाँ पे लोगों ने अपना मन बना रखा है कि योगी आदित्यनाथ जो है एक देश के लिए जो है अच्छे प्रधानमंत्री साबित होंगे। परंतु जिस तरीके की अगर बात करें उनका, क्योंकि ये पैतृक गांव भी है यहाँ पे, उनका अपना जो है जन्मस्थली है और तमाम उनकी बहन भाई वगैरह अभी भी जो है कई बार जो है हम लोगों ने टीवी के माध्यम से भी दिखाया कि उनकी बहन आज भी सड़क किनारे जो है टपरी में चाय बेचती हैं, उनके बहनोई जो है वो पंचर का काम, तो तमाम चीजें। परंतु जिस तरीके से कहा जाए तो एक लोगों में उत्साह है। उनका कहना था कि योगी आदित्यनाथ बचपन में यहीं पले बड़े और जिस तरीके से वो चले गए थे यहाँ से, तो एक देखने की लालसा, उनसे मिलने की लालसा जरूर यहाँ पे है। और जहां तक उनकी जो है पर्सनल छवि की बात करी जाए, वो एक यहाँ पे एक अपना अहम रोल रखते हैं। आम जनमानस के वो जो है छाप छोड़ रखी है उन्होंने अपनी। जी बिल्कुल सही कहा आपने, एक अलग ही छाप छोड़ रखी है और उत्तराखंड से उनका गहरा नाता है। अवनीश, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो योगी आदित्यनाथ 3 दिवसीय उत्तराखंड के दौरे पर रहेंगे, 3 मई को वहां पर जाएंगे, 3 दिवसीय दौरे पर रहेंगे योगी आदित्यनाथ। और अगली चौथी खबर आपको बताते हैं विस्तार से। प्रदेश के गढ़वाल और कुमाऊं मंडल में जंगलों में लगी आग कहर बरपा रही है। मंगलवार को इस फायर सीजन के सर्वाधिक आंकड़े सामने आए हैं। प्रदेश में कुल 124 स्थानों पर जंगलों में आग की घटनाएं रिपोर्ट की गई हैं। एक व्यक्ति की आग में झुलसने की सूचना है। वन विभाग इसके आगे विवश नजर आ रहा है। अब विभाग ने जिलों से मदद मांगी है। नैनीताल से लेकर सितारगंज तक जंगलों में आग बुझने का नाम नहीं ले रही है। मुख्य वन संरक्षक, वनाग्नि एवं आपदा प्रबंधन कार्यालय की ओर से मंगलवार शाम 4 बजे तक जारी आंकड़ों के अनुसार बीते 24 घंटे में
प्रदेश में वनाग्नि की 124 घटनाएं रिपोर्ट की गई हैं। गढ़वाल में आरक्षित वन क्षेत्र में 55, सिविल वन पंचायत क्षेत्र में 3, कुल 58 वनाग्नि की घटनाएं दर्ज की गई है। वहीं कुमाऊं क्षेत्र में आरक्षित वन क्षेत्र में 46, सिविल वन पंचायत क्षेत्र में 15, कुल 61 घटनाएं दर्ज की गई हैं। इसी तरह से संरक्षित वन जीव पार्कों में भी वनाग्नि की 5 घटनाएं रिपोर्ट की गई हैं। वनाग्नि की इन घटनाओं में कुल 253 हेक्टेयर वन क्षेत्र प्रभावित हुआ है, जबकि 6,40,000 से अधिक की आर्थिक क्षति का आकलन किया गया है। इन आंकड़ों से साफ होता है कि आग पर काबू न पाने में जिम्मेदारों का इस ओर ध्यान नहीं है। और लगातार हमारे साथ बने हुए हैं देहरादून से ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता। अवनीश जी, जैसे ही गर्मी शुरू होती है और गर्मी में उत्तराखंड में आग की घटनाएं लगातार बढ़ती जाती हैं और फिर से एक बार आग की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं और बड़ा मुश्किल हो रहा है, बड़ा चैलेंज हो रहा है प्रशासन के लिए, सरकार के लिए इन आग की घटनाओं पर काबू पाना। जी देखिए भागीरथ, बिल्कुल सही है कि जिस तरीके से अगर बात करें वनाग्नि की, तो यहाँ पे लगातार जो है ये कोई नई बात नहीं है। हर साल जो है वनाग्नि की घटनाएं में जो है यहाँ पे, परंतु इस बार अगर बात करें पिछले 24 जी, लगता है कि हमारा संपर्क उनसे टूट गया है। हम दोबारा कोशिश करेंगे अवनी जी से संपर्क करने की, लेकिन आपको बता दें कि उत्तराखंड में जंगलों में गर्मी में हर साल इस तरह से आग लगती है और प्रशासन के लिए, सरकार के लिए बड़ा मुश्किल होता है काबू पाना। फिर भी प्रशासन और सरकार की तरफ से कोशिश की जाती है और लोगों से भी निवेदन किया जाता है कि वो भी अगर वो जंगल जा रहे हैं, जो अक्सर वहाँ के आसपास के ग्रामीण हैं, तो ध्यान रखें कि ऐसी कोई भी जलती हुई चीज़ वो जंगल में ना फेंकें जिससे इस तरह का नुकसान हो, जंगल में आग लग जाए। और जो पर्यटक आते हैं उनको भी दिशा निर्देश जारी किए जाते हैं कि जब भी वो भ्रमण के लिए निकलें या जंगल में अगर जाते हैं एज ए टूर के तौर पर, तो ध्यान रखें कि अपने साथ कोई भी ऐसा ज्वलनशील पदार्थ जंगलों में वो ना छोड़े। लेकिन फिर भी हर साल इस तरह की घटनाएं देखने को मिलती हैं और इससे करोड़ों का नुकसान होता है, जान माल का नुकसान होता है। 24 घंटे में 124 आग की घटनाएं अभी सामने आई हैं। फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं देहरादून से ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता। अवनीश जी, आप अपनी बात को पूरी कीजिए। देखिए भागीरथ, यहाँ पर जो है जिस तरीके की अगर बात करें 24 घंटे के अंदर अंदर जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, वो लगभग 124 जगह पे जो है वनाग्नि का हुआ है। और राजस्व की सबसे बड़ी बात है, जो राजस्व का नुकसान हो रहा है, जनहानि हो रही है, वो 50 लाख से ऊपर की हो रही है यहाँ पर। और खास करके अगर कुमाऊं की बात करें तो सबसे ज्यादा जो घटनाएं हो रही है कुमाऊं में हो रही हैं। और जिसको काबू पाने के लिए यहाँ पे जो लगातार जो आपदा प्रबंधन है वो लगातार प्रयास कर रहा है। जी भागीरथ जी, अवनी जी, ऐसा लग रहा है कि पारंपरिक तौर से जो आग बुझाया जाता है, जो सरकार हर साल करती है, अब इस बार सरकार को कुछ और सोचना चाहिए कि कोई और तरीका इस्तेमाल किया जाए कि जिस तरह से ये आग लगती है इस आग पर कंट्रोल किया जाए, क्योंकि ऐसा देखने को नहीं मिल पा रहा है। क्योंकि हर बार जब मीटिंग करती है सरकार, अभी कुछ दिन पहले सरकार ने मीटिंग की थी कि इस तरह से अगर वनाग्नि होती है तो कैसे उससे निपटा जाए, लेकिन फिर भी सरकार या प्रशासन सफल नहीं हो पाती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब सरकार को कुछ ऐसे संभावनाओं पर काम करना चाहिए, ऐसे उपायों पर काम करना चाहिए जिससे वाकई में कंट्रोल किया जा सके। आपको क्या लगता है कि सरकार किन चीजों को लेकर इस पर आगे बढ़ रही है कि इस तरह की घटनाएं कम हो या उन पर कंट्रोल किया जा सके जल्द से जल्द? देखिए भागीरथ, यहाँ पर जो है जिस तरीके की अगर बात करें, यहाँ पर सरकार की बात करें, सरकार लगातार जो है हर साल जो है दावे करती है, लगातार नई नई रणनीतियां बनाती है, मीटिंगें करती है और जो क्रू सेंटर होते हैं वो बनाने की बात करती है, टावर लगाने की बात करती है, इक्विपमेंट खरीदने की बात करती है। परंतु धरातल की बात करें, अगर धरातल पे जो है यहाँ पर ये जितनी भी रणनीतियां है वो कामयाब होती नजर नहीं आती कहीं ना कहीं। क्योंकि जिस तरीके की अगर बात करें, ये जो वनाग्नि के जो केस है ये ज्यादातर आदमियों के लगाए हुए होते हैं, ज्यादातर ये कुदरती नहीं होते ज्यादातर, क्योंकि गांव का इलाका होता है। गांव में आज भी जो है जंगल से लोग लकड़ी लाके वो जलाते हैं, तो कहीं ना कहीं क्योंकि जिस तरीके की पहाड़ी इलाका है वहां पर जो है पत्ते सूखे हुए होते हैं गर्मियों में, और वो जो मनुष्य के द्वारा लगाई भी होती है, उस पर काबू पाना सबसे बड़ी यहाँ पे चुनौती होगी। बिल्कुल अवनीश जी, आपने सही कहा कि जो लोगों के द्वारा इस तरह से कृत्य किया जाता है, भले जाने अनजाने में हो, लेकिन इस कारण से वनों में आग लगती है और उसका नुकसान फिर अल्टीमेटली उन्हीं को भुगतना पड़ता है। इसलिए इस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है कि लोग सावधानी बरतें और ऐसी किसी भी चीज की अगर वो आग का इस्तेमाल करते हैं तो ध्यान रखें कि ये आग जंगलों तक ना पहुंचे और जंगलों में इससे आग ना लगे। अवनीश जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो 24 घंटे में 124 घटनाएं अभी तक दर्ज की गई हैं वनाग्नि की, और सरकार प्रशासन की तरफ से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं कि आग पर काबू पाया जा सके। लेकिन
पूरी तरह से आग पर नहीं काबू पाया जाता है। हर दिन या हर कुछ दिन के बाद कुछ इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं, इसलिए लोगों को भी सतर्क होना होगा। वो कोई भी ऐसा काम ना करे जिसके चलते वनों में आग लगे, क्योंकि अल्टीमेटली आखिरकार सीधे नुकसान फिर उन्हीं का होता है। उनकी प्रॉपर्टी का नुकसान होता है, उनकी संपत्ति का नुकसान होता है, कई बार जनहानि भी होती है। इसी के साथ 4 बड़ी खबरों में फिलहाल इतना है, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।